नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है एक प्लेट जलेबी की कीमत। बूढ़े पिता को बोझ समझ रहे थे बेटा बहू। तब बूढ़े पिता ने भी हालातों से लड़कर वो करिश्मा कर दिखाया जो काबिले तारीफ था। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज बुखार की हालत में रसोई घर में काम कर रही अपनी पत्नी सुषमा जी को देखकर प्रताप जी बहुत बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही अपने बेटे अजित द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सोचने लगे कि जब वे स्वस्थ थे और नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो अजित बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले उनकी हर जरूरतों को पूरा कर दिया करता था। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर विश्वास भी था। परंतु कुछ दिनों पहले जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफ़ी खर्चा आ गया। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज प्रताप जी अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की दवाई लाने को कहा तो बेटे ने स्पष्ट सा जवाब दे दिया, पिताजी मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वे सब आपके इलाज में खर्च हो गए। 2 दिन के बाद आपकी पेंशन आएगी तो मैं दवाई ला दूंगा। वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं भी खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में यही बात चल रही थी कि उनकी बहू सीमा अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई। अब चलिए भी मूवी शुरू हो जाएगी। बहू सीमा बोली तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, पापा आज खाना भी हम बाहर ही खाकर आएंगे। और हंसते बतियाते तीनों लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बात ने प्रताप जी और सुषमा जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बीमारी की हालत में भी अपने पति के लिए डिनर बनाती हुई कि यही बेटा जब बचपन में बीमार पड़ गया था और उसकी दवाई खत्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर भी उसके पिताजी उसके लिए दवाई लाते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता था तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती थी और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। और आज इसी बेटे को अपना वीकेंड मनाना हमारी दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते सुषमा जी डिनर बनाकर कमरे में ले आईं। प्रताप जी का चेहरा उदास देखकर कहने लगी, अजी आप चिंता मत करिए, कल सुबह मैं बैंक से कुछ पैसे निकाल कर ले आऊँगी और आपकी दवाइयाँ भी लाऊंगी। अरे नहीं सुषमा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं ही टहलते हुए जाऊंगा और दवाइयाँ ले आऊँगा। प्रताप जी और सुषमा जी का एक बेटा और एक बेटी अनु थी। बेटी का विवाह 4 साल पहले ही कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था प्रताप जी को रिटायर हुए और 1 साल में ही वे अपने बहू बेटों को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए प्रताप जी दवाइयाँ लेने निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 साल में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वे अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था उस समय वे अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहे थे। अपने बेटे के शादी के लिए वे इतने उत्साहित थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी। लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वह परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी प्रताप जी ने अपनी पत्नी सुषमा जी पर ही छोड़ दी थी और सुषमा जी हमेशा से यही चाहती थी कि अमित अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर अजित ने बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है। अजित द्वारा अपनी पसंद
बताए जाने पर सुषमा जी और प्रताप जी ने भी उसकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें सीमा के बातचीत का ढंग और परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वह भी दिन आ गया था जब सीमा उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही अजित अपनी पत्नी सीमा के साथ घूमने फिरने चला गया था। घूमकर आए तो उनकी बहू सीमा बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय यह बात उन्होंने यह सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़कियों का रुझाव अपने मायके के लिए रहता है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुषमा जी हर सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थी। अजित और सीमा दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुषमा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू सीमा उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात को अजित के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के खाने का इंतजार भी सुषमा जी करती थी और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। सुषमा जी और प्रताप जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं लेती। शुरू में तो उन्हें लगा शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही रहा। यहाँ तक कि कभी कभी उसकी ननद अनु भी तो उसके साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी। अनु ने भी यह महसूस किया था कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में भी कोई रुचि नहीं रखती। यह बात सुषमा जी और प्रताप जी के लिए मन ही मन खटकती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रताप जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद प्रताप जी और सुधा जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय प्रताप जी कोई न कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करते थे। वे अपने रिटायरमेंट जिंदगी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही प्रताप जी को दिल में दर्द की शिकायत हुई और अचानक ही उनको दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ ही खत्म हो गया उनके घर में उनके लिए सम्मान और इज्जत भी। अपनी दवाइयाँ लेने जाते हुए प्रताप जी की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे कि यही इंसान की औकात है, जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयाँ लेकर घर वापस आ ही रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक हलवाई की दुकान पर जलेबियाँ तली जा रही हैं। सुषमा को जलेबियाँ बहुत पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। यह सोचकर प्रताप जी ने थोड़ी सी जलेबियाँ खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो प्रताप जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। यह सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा। आप जानते हैं कि जलेबियाँ आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई है चटोरेपन की। इतने में प्रताप जी ने कहा, बेटा मैं दवाइयाँ लेने गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियाँ बन रही थी तो मैंने तुम्हारी माँ के लिए थोड़ा सा ले लिया। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो आज ये जलेबियाँ कहाँ से आ गईं? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं उन्हीं पैसों से यह लेकर आया हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें सफाई देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इतने में अजित बोला, पिताजी ये फालतू के खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा रहे हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। अजित ने पिता को जली कटी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी
आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते हैं और फिर किताबें पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी। और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक इस तरह बेकार नहीं बैठना चाहिए। प्रताप जी और सुषमा जी अपने बहू बेटे के बात सुनने के अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे कि कैसी बात कर रही हो बहू, हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ बन गए हैं? सुषमा जी ने कहा, हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही होता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी भी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर प्रताप जी को जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वह ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो। उधर सुषमा जी को यह सोच सोचकर हैरानी हो रही थी, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कभी भी कोई कमी नहीं रखी, उस व्यक्ति के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। यह सोचकर सुषमा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से ही दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। जैसे ही सुषमा जी अपने भाई की तरफ देखती हैं तो वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाती। उनके भैया और भाभी रात को ही उनके घर रुकते हैं। अगले दिन सुबह जब अजित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो सुषमा जी और प्रताप जी से सुषमा जी के भैया कहने लगे कि अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर सुषमा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुषमा, तुम यह बात कैसे कह सकती हो? यह घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वह आपका बेटा और बहू होंगे। प्रताप जी और सुषमा जी को बहुत हौसला दिया, लेकिन जब चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुषमा जी वैसे ही खाना बनाती रहीं और अजित और सीमा बेशर्म बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन लेकर जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। प्रताप जी के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था और शाम को ही घर वापस लौटते। सुषमा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन प्रताप जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर में खुशी का माहौल बन गया। घर का खुशी का माहौल देखकर बहू बेटा हैरान रह गए। सोचने लगे कि क्या हो गया जो घर में यह सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज क्या कोई पार्टी है जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? अजित ने पूछा तो प्रताप जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र रखो, थोड़ी देर में बताता हूँ। लो जलेबियाँ खाओ। और जब सब लोग पहुँच गए तो प्रताप जी के एक मित्र ने बोला, अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। तब प्रताप जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। अपना और अपने पत्नी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। यह सब कहते हुए प्रताप जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी लगवा दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है। और इसी खुशी में मैंने आज आप सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पीकर और उन्हें बधाइयाँ देकर चले गए। जब सब लोग चले गए तो प्रताप जी अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम बड़ी कंपनी में और अच्छे पद पर हो तो उसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बात शायद भूल रहे हो
घर पर मेरी तनख्वाह से ही खर्चा होता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा कर रखते थे। और अगर आज हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा सा जवाब दे दिया। लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की बातें सुनकर अजित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वह बेहद शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन बहू के चेहरे पर सिकन तक ना थी। प्रताप जी ने उसे आदेश दिया कि बेटा तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया घर देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं यह बात कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे घर में वह लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब यह बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। यह सुनकर अजित जड़वत रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। वे दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी खर्चे अलग। उसने अपनी पत्नी सीमा को माफ़ी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माँ बाप के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर सुषमा जी बोली, अजित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सके। तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए हम चाहकर भी अपना मुंह तुमसे मोड़ नहीं सकते, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्रिय है। बेटा, हम भारतीयों का दिल ही कुछ ऐसा है कि बेटा कितना भी बुरा क्यों न कर ले, फिर भी हम उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला किया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इस मकान पर हमारा हक रहेगा और हमारे मरने के बाद यह मकान तुम्हारा होगा। आज अजित और सीमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी और बार बार कहूँगी कि आप सब अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए बुरा भला मत कहिए। उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचाइए। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ खुशी से रहें। आपका जीवन मंगलमय हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक पक्के से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।